नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। कोरोना से मुकाबले के लिए एक अहम औजार है वैक्सीन, लेकिन अब टीके की उपलब्धता पर सवाल उठ रहे हैं। केंद्र की राज्यों से वैक्सीन की व्यवस्था खुद करने की सलाह से कई राज्यों ने ग्लोबल टेंडर निकाले, जैसे यूपी ने 4 करोड़, केरला ने 3 करोड़, कर्नाटक ने 2 करोड़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ने 1 करोड़ और तमिलनाडु ने 3.5 करोड़ डोसेज की मांग रखी। लेकिन अब तक मिली जानकारी के अनुसार मॉडर्ना ने जैसे पंजाब को मना कर दिया है, दिल्ली की सरकार की अर्जी भी ठुकरा दी है। उत्तर प्रदेश ने आज अपने टेंडर को 21 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दिया है, लेकिन फिलहाल अब तक सफलता कुछ ज्यादा नहीं मिली है। तो देश भर में टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि वो बाहर से वैक्सीन खरीद लें, लेकिन हाल यह है कि विदेशी वैक्सीन कंपनियां राज्य सरकारों को वैक्सीन देने से मना कर रही हैं, कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से बात करेंगे। हमारी फाइजर से बात हुई, फाइजर वाले कहते हैं जी आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। हमारी मॉडर्ना से बात हुई, मॉडर्ना वाले कहते हैं जी हम आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। बाहर से वैक्सीन मंगाने वाले केंद्र सरकार के प्रस्ताव की पहले से आलोचना कर रहे केजरीवाल ने अब बताया है कि बाहर की कंपनियां उन्हें सीधे वैक्सीन देने को तैयार नहीं हैं, जबकि नौबत यह है कि दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण बंद हो गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने वैक्सीन नहीं दी। हमने मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन जॉनसन इन तमाम कंपनियों से संपर्क किया, तो मॉडर्ना और फाइजर ने अब तक हमें बता दिया है कि वो केवल केंद्र सरकार से बात कर रही है, वो किसी भी राज्य सरकार को सीधे प्रोक्योरमेंट नहीं दे रही है। ये क्या मजाक चल रहा है? ये शिकायत केवल दिल्ली की नहीं, पंजाब सरकार का भी यही कहना है कि उसने मॉडर्ना से बात की तो उसने कहा केंद्र सरकार से बात करेंगे। देश में यूपी, दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, केरल और तमिलनाडु जैसे 7 राज्य 14.5 करोड़ वैक्सीन डोज के लिए ग्लोबल टेंडर निकाल चुके हैं या निकालने की बात कह चुके हैं। दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों ने बताया कि उनको विदेशी कंपनियां ना कह रही हैं, जबकि बाकी राज्यों को भी कोई सकारात्मक संकेत मिलने की कोई खबर नहीं है। जबकि बिहार, मध्य प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के राज्य ग्लोबल टेंडर या वैक्सीन इंपोर्ट की बात को नकार चुके हैं। आप ग्लोबल टेंडर के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लीजिए कि यदि किसी ने प्रयास किया है तो क्या परिणाम आए। अब रास्ता केंद्र सरकार को ही निकालना होगा। अगर बाहर से वैक्सीन चाहिए तो पहले केंद्र सरकार को उन्हें मंजूरी देनी होगी और उसके बाद खरीद की बात करनी होगी। राज्यों को वैक्सीन का ग्लोबल टेंडर इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्यों को जो वैक्सीन खरीदने का फॉर्मूला बताया है उस पर राज्य लगातार सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये है कि वैक्सीन खरीद सीधा राज्य कंपनियों से करेंगे, लेकिन वैक्सीन किसको कितनी मिलेगी, आवंटन कैसे होगा और कितनी सप्लाई होगी, ये केंद्र सरकार तय करेगी। तो राज्य यही सवाल उठा रहे हैं कि या तो पूरा सिस्टम ही केंद्र सरकार अपने हाथ में ले ले या फिर पूरा सिस्टम राज्य सरकारों को दे दिया जाए। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी शशिकांत झा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब कोरोना के खौफ का असर। उत्तर प्रदेश के शमशानों में कोविड से मरने वाले हजारों लोगों की अस्थियां लेने उनके अपने नहीं आए। वे अभी विसर्जन के इंतजार में हैं। कोरोना के खौफ से बहुतों को अपनों का कंधा भी नहीं मिला। स्वयंसेवी लोगों ने अंतिम संस्कार किया। तमाम लोग शमशान में तो आए, लेकिन चिता जलते ही घर चले गए और फूल चुनने नहीं लौटे। कमाल खान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के स्वर्ग आश्रम में इसके प्रबंधक आलिंद अग्रवाल भरे हुए दिल से इन अस्थियों को देखते हैं जो विसर्जन की राह देख रही हैं। इनमें तमाम अस्थियां पिछले कोरोना के वक्त की भी हैं, लेकिन कोरोना का खौफ ऐसा है कि जिन माँ बाप ने जन्म दिया तमाम लोग उनकी अस्थियां लेने भी नहीं आए। हिंदू पद्धति में जो मृतक होते हैं उनके परिवारीजन लगभग 13 दिन के अंदर उनका अंतिम संस्कार करने के बाद में अस्थि विसर्जन करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है इन बुजुर्गों का जो लगभग 1 साल 2 साल इनको हो गए हैं और इनके परिजनों को इनकी कोई सुध नहीं है कि उनका अस्थि विसर्जन कर सकें। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड वाले मुक्तिधाम में कोई अपनी मां का फूल चुनने नहीं आया है। शमशान के लोग अस्थियां चुन रहे हैं। अंदर ऐसी अस्थियां भरी पड़ी हैं। बहुत से घर वालों ने जो कि आकर उन्होंने अपने परिजनों का जहां हाथ तक नहीं लगाया अंतिम संस्कार करने में, मानवकार संस्था के सहयोग से उनका अंतिम संस्कार किया गया।
लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक इन अस्थियों का उनके परिजनों को इंतजार है, क्योंकि इनको लेने वाले अभी तक नहीं आए। कोरोना से मरने वाले तमाम लोगों को अपनों का कंधा तक नसीब नहीं हुआ। शामली में तो एक महिला के शव को जब कोई कंधा देने वाला तैयार नहीं हुआ तो नगर निगम की कूड़ा गाड़ी शमशान ले गई। तमाम लोग शमशान गए, लेकिन चिता जलते ही वहां से गायब हो गए। आजमगढ़ में शमशान का एक युवक यही बताता है। जो बाड़ी बच जा रही है, हम लोग जला रहे हैं उनका बाड़ी भी अपना अच्छे से नहीं जलाते वो लोग, और उसके बाद भाग जा रहे हैं आधे लोग। और ये यहाँ से जो राखिया लेकर जाते हैं इलाहाबाद, गोरखपुर, कहाँ लेकर जाते हैं, अब वो एकदम बंद हो चुका है। कानपुर में कोरोना की मौतें सुर्खियों में रही हैं। एक एक दिन में सैकड़ों शव जले हैं। अभी भी भैरव घाट इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में शवों की कतार है, लेकिन तमाम अस्थियां लॉकर में बंद हैं, अपनों के इंतजार में। करीब 50 अस्थि कलश रखने की जगह है और लगभग 25 अस्थि कलश रखे होंगे। क्या वजह मानी जा रही है? वजह डर है और कुछ नहीं। तमाम धर्मगुरु इससे तकलीफ में हैं। वे कहते हैं कि नदियों में अस्थियों के प्रवाह की परंपरा तोड़ी नहीं जा सकती। नदियों में प्रवाहवान नदियों में डालने की परंपरा थी, उसका निर्वहन हर स्थिति में करना ही चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं वो अच्छे इंसान नहीं हो सकते, अच्छे पुत्र नहीं हो सकते, अच्छे भाई नहीं हो सकते हैं। वो समाज में और पुत्र के नाम पे वो कलंक के धब्बा है। चंद रोज पहले एक महिला की अस्पताल में कोरोना से मौत हुई तो उसके पति और उसका बेटा दोनों उसका शव छोड़ के भाग गए। अस्पताल के लोगों को उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। पहले ये होता था कि मरने के बाद दुश्मन को भी कंधा नसीब हो जाता था। आज ये हो रहा है कि लोग अपने प्यारों की अस्थियां तक लेने नहीं जा रहे हैं। ऐसा जमाना आ गया है, कोरोना का ऐसा खौफ है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ कानपुर में राजेश गुप्ता और आलम के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की तीसरी यानी बूस्टर डोज का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। एम्स में दिल्ली आज से ही ट्रायल शुरू यहां पर हुआ। इसके अलावा 8 और साइट्स हैं जहां पर उन लोगों को तीसरी डोज दी जाएगी जिन्होंने पहले की 2 डोज ले रखी हैं। परिणाम 6 महीने में मिलेगा। ये कोवैक्सीन का बूस्टर डोज है। तीसरे डोज के इस क्लिनिकल ट्रायल में कुल 190 पार्टिसिपेंट्स हिस्सा लेंगे, जिनको 6 महीने तक फॉलो किया जाएगा और तब अंतिम नतीजे पर पहुंचा जाएगा। 18 से 55 साल की उम्र के लोग इस ट्रायल का हिस्सा होंगे। ये वही होंगे जिन्होंने पहले की 2 डोज कोवैक्सीन की ले रखी है। दिल्ली के अलावा पटना, नागपुर, बेलगांव, हैदराबाद, रोहतक, कानपुर, नॉर्थ गोवा और चेन्नई में इसको अंजाम दिया जाएगा। कोई भी रिसर्च इसलिए करते हैं कि एविडेंस जनरेट करने के लिए, तो एविडेंस जनरेट होगा कि उससे फायदा है कि नहीं है, अभी हमें नहीं पता। हो सकता है बूस्टर डोज का फायदा भी हो सकता है कोई फायदा ना हो। एक एविडेंस जनरेट करके रखेंगे कि अगर कल जरूरत पड़ती है तो शायद बूस्टर की तो बूस्टर दिया जा सकता है। तीसरा डोज लेने आए लोगों के मन में न डर है और न ही कोई शंका। जी नहीं, बिल्कुल डर नहीं है। मेरे घर वाले इसके बहुत सपोर्टिव थे एंड आई एम एक्चुअली ऑफ द ओपिनियन कि अगर कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो डर किसी बात का नहीं होना चाहिए। मैंने अपना बाहर से एंटीबॉडीज टेस्ट करवाया था, तो एंटीबॉडी जनरेट हुए थे बॉडी में एंड अभी तक आई एम सेफ फ्रॉम कोविड। तो मोस्ट ऑफली एंटीबॉडीज अभी भी होंगे बॉडी में, तो बूस्टर विल हेल्प इट, तो उसको और बूस्ट करेंगे। शोध खोज की कड़ी में प्रयोग जारी है ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ टीका अचूक साबित हो। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना की दूसरी लहर में बच्चों में भी संक्रमण के मामले देखने को मिल रहे हैं। कर्नाटक में पिछले 2 महीनों के दौरान 10 साल के कम के लगभग 40,000 बच्चे संक्रमित हुए हैं, जबकि इसी दौरान 10 से 19 साल के संक्रमित बच्चों की संख्या 1 लाख के आसपास है। निहाल किदवई की रिपोर्ट। इस साल 29 मार्च से 18 मई यानी तकरीबन 52 दिनों में लगभग 1,40,000 बच्चे राज्य में कोरोना से संक्रमित हुए। 9 साल तक के 40,000 और 10 से 19 साल के 1 लाख के आसपास। आखिर क्यों? This virus will eventually find a new host. We saw how elderly were. वयस्क और बुजुर्गों को टीका दिया जा रहा है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। ऐसे में कोविड का वेरिएंट नए होस्ट को तलाश रहा है
और बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। I think kids will get affected because of this. So इस वेव में केसेस तो डेफिनेटली बढ़े हैं। जैसे केसेस बढ़े हैं तो जाहिर सी बात है वो आंकड़े ऑलमोस्ट वही हैं। परसेंटेज अगर देखेंगे आप 2%, 3% जो भी था वो इन्फेक्शन का, एडमिशन का, वो उतना ही है क्योंकि केसेस बढ़ गए हैं। अभी 2% 100 में 2, 1000 में 20, 10,000 में 200, उस हिसाब से आप अब देखेंगे हजारों के। हालांकि जो बच्चे संक्रमित हुए हैं उनमें से तकरीबन 1% को ही अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी, यानी ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं दिखते, लेकिन बच्चों को लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई। हम काफी तेजी से सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चों की देखभाल और चिकित्सा से जुड़े मामले में किसी तरह की कोई कमी न रहे। फॉर द यंगर चिल्ड्रन आशंका इस बात की जताई जा रही है कि तीसरे दौर में सबसे ज्यादा संक्रमित छोटे बच्चे हैं। ऐसे में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन तीसरे दौर की शुरुआत से पहले ही कर्नाटक में बड़ी तादाद में बच्चे संक्रमित हुए, जो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के फैलाव पर लगाम लगी है। एक बड़ा कारण लॉकडाउन को माना जा रहा है, लेकिन लगभग 2 महीनों से महाराष्ट्र की पाबंदियों का असर व्यापार और दुकानों पर भी पड़ा है। दुकानदार पोस्टर के जरिए अपनी नाराजगी जता रहे हैं और सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। मुंबई के अंधेरी इलाके में सुपर शॉपिंग सेंटर की दुकानों के बाहर ये पोस्टर लगे हैं। लॉकडाउन जैसी सख्ती का असर दुकानदारों के कारोबार पर पड़ा है। कॉस्मेटिक और दूसरे ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने वाले पंकज निसार बताते हैं कि कई सामान एक्सपायर होने के कगार पर हैं, जबकि ऑनलाइन शॉपिंग जारी है। हम लोग खर्चे नहीं निकाल पा रहे और ना ही धंधा हो रहा है और हमारे से रेंट भी लिया जा रहा है, आधा बैठे बैठे 50% लिया जा रहा है। उसके मुताबिक हमारा आधा मार्केट खाली होने के चक्कर में है। पोस्टर लगाया कि सरकार हमारी सुनेगी, सरकार की तरफ जावे, लेकिन सरकार भी हमारा कोई सुन नहीं रही है, ना ही व्यापारी की तरफ ध्यान दे रही है। सरकार ने ऑनलाइन तो चालू किया है और हम लोग को बिठा के रखा है, ऑनलाइन धंधा कर रही है। उन लोगों को कोई पाबंदी नहीं है, ऑनलाइन तुम सर्विस दो चलेगा, लेकिन हम लोग को दुकान खोलने का पाबंदी है। यही हाल आर्ट एंड क्राफ्ट की दुकान चलाने वाले कांजी रवारिया का भी है। सामान धूल खा रहे हैं और खरीदने वाला कोई नहीं। कमाई भले ही बंद हो, लेकिन घर का खर्च, EMI और GST भरना पड़ता है, जिसके लिए कोई राहत नहीं मिली है। साथ ही इसका असर इनके यहाँ काम करने वाले 4 कर्मचारियों पर भी पड़ा है। EMI है, स्कूलों का खर्चा है, फिर अपना बच्चों की ट्यूशन का फीस है, स्कूल का फीस है, फिर टैक्स भरना पड़ता है, GST है, लाइट बिल या कोई भी किसी का तरह से कोई भी छोड़ते नहीं है। मेरी दुकान पे 4 से 5 स्टाफ काम करते हैं, तो अभी सब घर पे है और सब इतने लोग नहीं है कि जो घर का खर्चा निकाल सके। फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन के अनुसार महाराष्ट्र में करीब 13 लाख दुकानें हैं जो 2 महीने से बंद हैं। इसके वजह से 70,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। इसका असर इन दुकानों में काम करने वाले कुल 55 लाख लोगों पर भी पड़ा है। इस प्रकार का लॉकडाउन पूरे भारत में इतना लंबा एक सरीखा लॉकडाउन पिछले 14 महीने में कभी नहीं हुआ है। ये मुंबई में और हर एक राज्यों में हो रहा है, महाराष्ट्र के जिले में हो रहा है। सरकार को तुरंत इसके पर सोचना पड़ेगा। व्यापारियों की मांग पर मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख ने जल्द ही कोई निर्णय लेने की बात कही है। आने वाले दिनों का जब ये टाइम खत्म होगा तो इसमें कौन सी दुकानें खोली जाए, कितने घंटे खोली जाए, किस चीज को कितना रिलैक्सेशन देना है, ये सारी चीज की जो है बाकायदा हम SOP बनाएंगे, गाइडलाइंस बनाएंगे और उस तरीके से कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर जो है मुंबई और महाराष्ट्र को मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार के सामने फिलहाल 2 बड़ी चुनौतियां हैं। एक तरफ जहां उन्हें कोरोना संक्रमण में कमी लानी है, तो ये भी देखना है कि इसका असर अर्थव्यवस्था पर ना पड़े। जरूर संक्रमण के मामले पहले की तुलना में कम हुए हैं, लेकिन जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, वो परेशान हैं और उनके लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जाता है, ये देखना अहम होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। और सोहित मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सोहित, आपकी ये रिपोर्ट में आपने बताया जिस तरह से महाराष्ट्र में 13 लाख दुकानें ऐसी हैं जो बंद हैं 2 महीने से, कितना गहरा असर होगा और जो गुस्सा है वो कितना गंभीर माना जाए इस समय जो दुकानदार हैं या कारोबारी हैं उनका?
जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से लगातार जो नियमावली चेंज हुए हैं इतने पिछले दिनों में, उनका कहना है कि पिछले साल जब पहली बार भी लॉकडाउन लगा था तब भी इस तरह का असर नहीं था जितना अब है। और एक बड़ा अंतर जो दोनों लॉकडाउन के बीच में वो ये है कि पिछले साल जब पहली बार इस तरह से दुकानों को बंद करने कहा गया था, तब इन दुकानदारों के पास कुछ पैसे जो पहले से बचे हुए थे उसका इस्तेमाल का उन्होंने किसी तरह से गुजारा किया। लेकिन एक साल के बाद जिस तरह से दूसरी बार अब 31 मार्च तक 55 दिन हो जाएंगे जब ये सारे दुकान बंद है, ये एक बड़ी वजह है कि लोगों में नाराज़गी है। उनका ऐसे कई लोग हैं जिनका कहना है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं और इससे में अगर 2 महीने आप ऐसे ही बंद रख देते हैं तो कई प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो जाते हैं या कई प्रोडक्ट्स की जो वैलिडिटी रहती है वो बहुत कम समय तक ही बचती है और ऐसे में उन्हें बेच पाना मुश्किल हो जाता है। वो एक बड़ी परेशानी इनके सामने है। दूसरा इनका कहना है कि अगर जो जितने लोग किराए पर हैं उनके लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। भले ही दुकान बंद है, उन्हें अभी भी किराया देना पड़ रहा है, EMI देना पड़ता है। उनके यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें वो सैलरी नहीं दे रहे, तो कई लोग गांव चले गए हैं जो वापस नहीं आएंगे। ऐसे कई सारे परेशानियां हैं। और आपको मैं बता दूं कि पिछले 2 महीने में न जाने कितने बार ये एसोसिएशन ने सरकार से भी बात की है, राहत की मांग की है और सरकार ने भी कई बार इस तरह के वादे किए कि ज़रूर कदम उठाया जाएगा, हम सबके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि अलग अलग पोस्टर्स अलग अलग जगहों पर शहर भर में लगाए जाते हैं और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी न केवल पोस्टर लगाए गए बल्कि सड़कों पर भी उतरकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, सरकार से मांग की, पैकेज की भी मांग की। उन्होंने कहा कि राहत भी दें, अगर कुछ नहीं हो तो सुबह 7 से लेकर दोपहर के शाम के 5 बजे तक या फिर 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खोलने की अनुमति दें। उनका एक ये भी कहना है कि जब बस स्टॉप पर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं क्योंकि रेलवे में हर किसी को जाने की अनुमति नहीं है, जब सुबह सुबह बाजार में बड़े बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, आप उन्हें तो बंद नहीं करते लेकिन जो दुकानदार हैं उन पर आप कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? ऐसे कई सारे सवाल इन्होंने सरकार से पूछे। बिल्कुल सोहित, आपने अपनी रिपोर्ट में सरकारी नेता से भी, सरकार में शामिल नेता से भी बात की और वो आश्वासन भले ही दे रहे हैं, लेकिन वहां मौजूद क्या लग रहा है, कब तक सरकार कुछ दुकानों को या फेज्ड मैनर में ये ढील दे सकती है? जी, इशारों में तो सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि 31 मई के बाद कुछ ना कुछ बदलाव लाया जाएगा, कुछ ना कुछ राहत दी जाएगी। लेकिन ये राहत किस तरह से होगी इसे लेकर अब तक कुछ फैसला नहीं हुआ है। SOP इसे लेकर अब तक तैयार नहीं हुई है। आने वाले 2 से 4 दिनों में इसे लेकर बैठक होगी जिसके बाद शायद कैबिनेट के बाद फैसला होगा। लेकिन इसमें भी कितनी सारी चीज़ों को आप खोलेंगे, क्योंकि अगर वापस से लोकल को शुरू करते हैं या वापस से लोगों को दफ्तर में आने दिया जाता है तो क्या उसके बाद एक बार फिर से संक्रमण बढ़ने का खतरा नहीं फैल जाता? तो इसे लेकर सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जाता है ये भी देखना अहम होगा। हम देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार में एक चिंता उसे लेकर भी है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सरकार ने अब तक फैसला नहीं किया, लेकिन ये निश्चित है कि 31 मई के बाद कुछ ना कुछ राहत ज़रूर दी जाएगी। हालांकि वो राहत कितने हद तक दी जाती है, क्या कुछ उसमें शामिल होता है, इसे लेकर अभी तक बैठक नहीं हुआ है। बैठक होकर जब SOP बनाई जाएगी तभी इस पर ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए सोहित। और अब आगे बढ़ते हैं। कोरोना के संकट के बीच इंसानियत बहुत सारी शक्लों में हमारे सामने आती रही है। लोग दूसरों की मदद के लिए सामने आए हैं। एक ऐसी पहल दिल्ली के 5 सितारा होटल अशोका ने की है। वहां एम्स और राम मनोहर लोहिया अस्पताल जैसे वहां के डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए खाना बना रहे हैं। हर रोज यहां से 500 पैकेट खाना जाता है। खाने की ये तैयारी कोरोना के मरीजों को ठीक करने में जुटे कोरोना वॉरियर्स के लिए है। लॉकडाउन के दौरान ये इंतजाम ITDC यानी इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किया है। अशोका होटल के शेफ रोजाना 500 पैकेट खाना तैयार करते हैं। हमारा इस लंच पैकेट्स को प्रोवाइड करने के लिए खास इंतज़ाम है। हमने हर चीज़ इसको बिल्कुल ही सेपरेट करी हुई है। किचन में खाना सेपरेट है, इंग्रेडिएंट्स सेपरेट हैं, इसकी पैकिंग सेपरेट जगह पे हो रही है। इसका नॉर्मल होटल की रनिंग से बिल्कुल अलग करा हुआ है हमने। और कोविड प्रोटोकॉल्स जहां हम ये सोचते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, काफ़ी गाइडलाइंस रेस्ट्रिक्टेड हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, तो ये हम अपनी एक तरह से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ अशोक होटल ITDC। साफ सफाई और कोविड प्रोटोकॉल का खासा ध्यान रखा जाता है। ग्लव्स, फेस शील्ड लगाए किचन के स्टाफ लॉकडाउन में हर दिन इसी तरह खाना बनाने के बाद प्लेटों में सजाते हैं, पैकिंग करते हैं और फिर फूड दोनों अस्पतालों में डिलीवर किया जाता है। हमारे लिए बड़े गर्व और सम्मान की बात है कि हम लोग जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए खाना बना रहे हैं हम लोग और उनको सर्व कर रहे हैं। हम लोग इसके अलावा जितनी भी जैवी पार्टीज होती हैं, प्रधानमंत्री की पार्टी होती हैं, उनके लिए हम लोग अशोका में खाना बनाते हैं।
इनका खाना सर्व होता है हैदराबाद हाउस में, जो हमारा ऑफिशियल प्लेस है उनके लिए। तो हमने बहुत से जितने भी बाहरी डिग्नेटरीज आए हैं, जैसे बाहर के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जी और जितने वीआईपी आते हैं बाहर के फॉरेन मिनिस्टर, सबके लिए खाना बनाते हैं। ये खाना सारा होटल से बन के ही वहाँ सर्व किया जाता है। एम्स और आरएमएल दोनों अस्पतालों में 250 पैकेट डिलीवर करने को लेकर सुबह 6 बजे से किचन में काम शुरू होता है और पूरी टीम को 4 घंटों का वक्त लगता है। लॉकडाउन में खाने को लेकर समस्या आई तो समाधान निकाला गया। कोशिश इस बात को लेकर कि इलाज में जुटे लोग न भूखे रहें और न ही बीमार ही पड़ें। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे, हिसार में प्रदर्शन कर रहे किसानों की कामयाबी। हरियाणा के हिसार में प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग जिला प्रशासन ने मान ली है। अब उन पर लगाए गए मुकदमे वापस होंगे। दरअसल वो 16 मई को हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज किसान जो थे प्रदर्शन कर रहे थे, तब मुख्यमंत्री के खिलाफ वो विरोध जता रहे थे। आज सुबह से ही किसान मिनी सेक्रेटेरिएट के पास जमा होना शुरू हो गए थे। किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए हिसार में 3000 से अधिक रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया था। पूरे कमिश्नर ऑफिस को छावनी में एक तरह से तब्दील कर दिया गया था, लेकिन तमाम सुरक्षा इंतजामों के बावजूद बड़ी संख्या में किसान जुटे। अंततः प्रशासन ने उनकी मांगें अब मान ली हैं। आज प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को नौकरी की वादा भी किया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे मौजूद हैं। अक्षय, आप सुबह से ही वहां पर मौजूद हैं। किसानों के लिए बड़ी जीत है कि उनकी बात मान ली गई है, लेकिन 26 मई को भी वो प्रदर्शन करने वाले हैं, तो क्या वहां से जानकारी? जी बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि 26 तारीख को भी प्रदर्शन है, लेकिन आज की एक जीत काफ़ी एक बड़ा ऊर्जा का स्रोत है किसानों के लिए। और इस वक्त किसान नेता राकेश टिकैत मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना असर आज की जीत से उनके आगे आने वाले प्रदर्शन पड़ेगा। टिकैत साहब, आज की जीत आपके लिए एक बहुत बड़ी सांकेतिक जीत है। परसों एक बड़ा आंदोलन है, किस तरह से देखते हैं आप आज की जीत? ये यहाँ के किसानों की जीत है, जो यहाँ के जींद, हरियाणा, पंजाब से कुछ लोग आए, हिसार से लोग आए, तो इन सब की जीत है ये पूर्ण रूप से। और प्रशासन ने बातचीत करी, सारे अधिकारी यहाँ पे थे, तो एक बातचीत का माहौल ठीक बना और उसमें एक ठीक तरीके से बातचीत हुई। जो केसेस है मेनली वो खत्म होंगे, ये उन्होंने पूर्ण रूप से कहा है। और जो लड़का जिसकी डेथ हुई है उसके एक परिवार को नौकरी मिलेगी। जैसे कि आपने कहा है कि आंदोलन जून 2024 तक चलने वाला है, वो हम तो अपनी तैयारी कर रखी है भाई। हमने पता नहीं कितने दिन चले, 1 साल चले, 2 साल चले, 10 साल चले, क्योंकि देश जब आजाद हुआ तो 90 वर्ष आंदोलन चला। पता नहीं कितने दिन आंदोलन चला। ये भी कहा है कि 3 साल या 4 साल किसान के लिए एक बहुत छोटा समय होता है, प्लानिंग करके चलता है आगे की। वो तो अपने खेत की प्लानिंग करता है, 3 साल के तो अपने खेत की प्लानिंग करता है कि मुझे इस खेत में क्या बोना, उसके बाद क्या बोना, उसके बाद क्या। तो यही आंदोलन का है, आंदोलन लंबा चलेगा। नेताजी, आंदोलन लंबा चलेगा, ये राकेश कह रहे हैं। और कई सारी आज सांकेतिक चीज़ें हुई है। अगर आप देखें तो सुबह जब कम संख्या में किसान यहाँ मौजूद थे तो भारी बल जो लघु सचिवालय है वहाँ पर लगाया गया, लेकिन देखते ही देखते यहाँ पर तकरीबन 30 से 40 हज़ार किसान इस मैदान में जमा हो गए, जिसके बाद प्रशासन ने अपना रुख थोड़ा ढीला किया और उन्होंने एक दल को बुलाया वार्ता के लिए, जिस वार्ता के बाद निष्कर्ष निकल कर आया कि किसानों की ज़्यादातर मांगें मान ली गई। और खुद एसडीएम इस स्टेज पर आकर अनाउंस करके गए कि जितनी भी मांगे थी किसानों की वो मांगी जाएगी। और परसों जैसा कि आपने कहा कि बड़ा आंदोलन है, तो देखने वाली चीज़ यही रहेगी कि उस आंदोलन को अब किस दिशा में किसान नेता लेकर जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ठंडा एक तरह से देखा जाए तो पड़ रहा था किसानों का आंदोलन। लोग भी वापस जाने लगे थे, ऊपर से कोरोना का डर अलग है, लेकिन आज की जीत से एक काफ़ी जोश का माहौल यहाँ पर देखने को मिला। तो देखने वाली चीज़ आज की जीत से जी जोश है, लेकिन 26 तारीख को क्या कार्यक्रम होगा और प्रशासन की भी क्या तैयारी है, या उस लिहाज से क्या अब वहां से जानकारी मिल रही है आपको 26 तारीख के लिए?
देखिए 26 तारीख के लिए कुछ चीज़ें किसान नेताओं ने साफ करी है। उनका वो मानते हैं कि कोरोना का प्रकोप पूरे देश में फैला हुआ है, तो उन्होंने ये कहा है कि कोई बहुत बड़ी गैदरिंग या बहुत बड़ा कोई सम्मेलन किसानों का नहीं होगा। वो सांकेतिक एक आंदोलन पूरे देश भर में करेंगे, अपनी गाड़ियों के ऊपर काले झंडे लगाएंगे, अपने घरों के ऊपर काले झंडे लगाएंगे। तो ये किसान नेताओं ने कहा है और पूरे देश भर में एक देशव्यापी आंदोलन रहेगा। और ये एक बड़ी उन्होंने चीज़ कही है कि आगे आने वाले दिनों में इसी तरह से छोटे छोटे बहुत ज़्यादा कार्यक्रम इनकी अवधि बढ़ाई जाएगी और काफ़ी लंबे लंबे अलग अलग जगहों पर ऐसे ही आंदोलन चलते रहेंगे। तो आगे आने वाले दिनों में अब देखने वाली चीज़ ये रहेगी कि क्या सरकार वार्ता के लिए टेबल पर वापस आएगी, जो एक इन्विटेशन पहले से ही किसान नेताओं ने सरकार को दे रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय इस जानकारी के लिए। और इससे अब जो आप बता रहे हैं, जिस तरह से किसानों की बात मान ली गई है, तो जोश आ गया होगा किसानों में और एक बार फिर से किसान आंदोलन सक्रिय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देश की बात में आगे देखेंगे एक और चक्रवाती तूफान की अब चुनौती कैसे देश के सामने। कोरोना संकट के बीच देश एक हफ्ते में लगातार दूसरी बार चक्रवाती तूफान के संकट का सामना कर रहा है। बीते हफ्ते देश के पश्चिमी तट पर तूफान ताउते ने तबाही मचाई और देश के पूर्वी तट की ओर एक और तूफान यास आगे बढ़ रहा है। इसे देखते हुए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज कुछ जगहों पर 90 से 110 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कल हवा की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा होने की आशंका है और 26 मई यानी परसों 180 किलोमीटर की रफ्तार की हवा चल सकती है। तूफान यास की वजह से ईस्टर्न रेलवे ने 25 ट्रेनों को रद्द किया है। ये ट्रेनें 24 से 29 मई के बीच रद्द की गई हैं। उधर बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान यास को लेकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड की टीमें तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ की 85 टीमों में से 32 को बंगाल और 28 को उड़ीसा में तैनात किया गया है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने के लिए भी कहा गया है। 3 जगह से हवाई मार्ग से टीमों को लाया गया है। एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के माध्यम से एयरलिफ्टिंग की गई है। गुवाहाटी से, पुणे से एवं जामनगर गुजरात से ये टीमें पहुंचकर उड़ीसा में ड्यूटी करेंगी। इस तरह उड़ीसा में कुल 52 एनडीआरएफ टीमें ड्यूटी पर आ जाएंगी। पहले उन्होंने 32 टीमों का डिमांड रखा था, अब 20 टीमें और मांगी गई हैं, तो इसलिए 52 टीमें आज देर रात तक अपने अपने जगह पर तैनात हो जाएगी। जहां तक पश्चिम बंगाल का प्रश्न है, वहां 35 टीमें मांगी गई थी, 35 टीमों को वहां पहुंचा दिया गया है और तैनात भी कर दिया गया है। और ये तूफान पारादीप और सागर द्वीप के बीच का तट छू सकता है। खासकर पारादीप और धामरी के लिए चेतावनी जारी की गई है। जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालसवर में हवा की गति 150 किलोमीटर के पार रह सकती है। पुरी, कटक, जासपुर, मयूरभंज पर भी ये तूफान असर करेगा। तो ये तूफान यास इस वक्त बालेश्वर से करीब 650 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। ये उत्तर दिशा में उड़ीसा तट की ओर बढ़ रहा है। 26 मई की शाम से बालासोर और मिदनापुर ये पहुंचेगा। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर। साइक्लोन यस तेजी से भारतीय तट की तरफ बढ़ रहा है और इसके 26 मई के सुबह करीब 5:30 बजे बिल्कुल इसी जगह पर सागर आइलैंड और पारादीप के बीच बालासोर के आसपास भारतीय तट पर टकराने की उम्मीद है। और इस दौरान मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि जो चक्रवाती तूफान की रफ्तार है वो बढ़कर 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। इस दौरान जो समुद्र की लहरें हैं वो 2 से 4 मीटर ऊंची रह सकती हैं और इस पूरे इलाके में जो ये पूरा डिस्टर्ब इलाका होने वाला है उसमें मछुआरों को कहा गया वो समुद्र में न जाएं। जो भी जहाज यहाँ पर हैं, चाहे वो कोस्टल शिपिंग से जुड़े हों, इंटरनेशनल शिपिंग से जुड़े हों, उन सबको अलग अलग
वार्निंग और चेतावनी दी गई है। और ये जो दूसरी स्लाइड है मौसम विभाग की, इसमें जो लाल लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये ट्रेजेक्ट्री है जिसके जरिए ये तूफान जो है, चक्रवाती तूफान, वो ओडिशा के पास सागर आइलैंड और पारादीप के बीच टकराने वाला है। और इसके ठीक बगल में जो ये पीली पट्टी है, ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज़्यादा नुकसान का अंदेशा है। मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल के मुताबिक सबसे ज़्यादा नुकसान तटीय इलाकों में जो सड़कें हैं वहां पर होगा, क्योंकि पेड़ बहुत बड़ी संख्या में गिरेंगे इन इलाकों में। साथ ही जो कच्चे घर हैं, एस्बेस्टॉस के घर हैं, वो पूरी तरह से टूट सकते हैं। जो बिजली के खंभे हैं, जो टेलीफोन लाइन्स हैं, वो बुरी तरह प्रभावित हो सकती है, क्योंकि जब हवा की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी तो उस दौरान इस तरह के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। मौसम विभाग से पवन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल के साथ बैठक की और चक्रवात यास की तैयारियों की समीक्षा भी की है। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।